अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है हंगर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में क्या भूख है या नहीं है। ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही तल्ख मौजू है और इस पे बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है दो बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों को जो इन चीज़ों पे काफ़ी गौर फिक्र करते रहे हैं और जो दुनिया भर घूम के भी बहुत कुछ तजुर्बात लेकर आए हैं और इस सिलसिले में बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आइए मैं तारुफ़ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं खुर्शीद अहमद साहब, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साहिब किताब हैं। उनकी किताब शहर चिरागा छपी है। इसके अलावा ये रेगुलरली मैगज़ीन्स पे लिखते रहते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाके वहाँ के हालात पे तबसरे करते रहते हैं। इन्होंने इस मौजू पे बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ उनको कहना है इस पे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तबीर हैदर साहब, जो काफ़ी साल बाहर रहने के बाद पाकिस्तान आए और यहाँ आके उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई जो कि आजकल के हालात की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। इन्होंने भी बहुत इस सिलसिले में जॉब क्रिएशन की और उसके बाद जो अब वो देखते हैं कि किस तरह से जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी इनको भी बहुत फ़िक्र है और वो हमें इस सिलसिले में बहुत कुछ मालूमात देंगे। नाज़रीन, हिंदो पाकिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ के जो बड़े बड़े आइकॉन्स हैं वही गुर्बत और इफलास और भूख को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। इंडो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे मशहूर इंसान गौतम बुद्धा है और उसके सबसे मशहूर जो इमेज है वो स्टार्विंग बुद्धा की है, यानी कि भूख इफलास इस रीजन में हमेशा से रही है और उस इफलास और भूख के चैलेंज के जवाब में जो हमने रिस्पॉन्सेस दिए हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे हैं, अक्सर नेगेटिव रहे हैं। मिसाल के तौर पे बुद्धा, जिसके फॉलोअर पूरी दुनिया में मौजूद है, उसने इस मसले का हल ये नहीं बताया बढ़ाएं किस तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, बल्कि उसने ये कहा कि ये जो ख्वाहिशात हैं इन्हीं की वजह से हम गरीब हैं और हम अपने ख्वाहिशात को ख़त्म कर लें तो हमारा जो दुख है दर्द है वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सब ख्वाहिशात ख़त्म करने के बावजूद एक ख्वाहिश तो ऐसी है जिसको आदमी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो है ग़िज़ा की, भूख की, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जब वो भी मौसर ना हो तो बुद्धा की फ़िलॉसफी फिर कहाँ जाती है। एक अजीब बात यह है कि इकनॉमिक हिस्ट्री तो हमारे पास है नहीं जिसके बेसिस पे हम बात कर सकें। इकनॉमिक हिस्ट्री लाइक हमारी बाकी हिस्ट्री जो शुरू होती है इंडो पाकिस्तान की, वो अंग्रेज़ों के दौर से है, क्योंकि अंग्रेज़ हर चीज़ लिखते थे, हर चीज़ को रिकॉर्ड करते थे। तो हंगर पे भी अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ रिसर्च हुआ है और ये अगेन एक अजीब इत्तेफाक है कि आज के दौर में एक वाहिद नोबल पीस प्राइज़ विनर जो है इकनॉमिक्स पे, वो है अमर्त्य सेन, जिसकी ये किताब यहाँ पढ़ी है, हंगर एंड पब्लिक एक्शन। उसने गुर्बत और इफलास और ये भूख पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और इसकी वजूहात बताई हैं। उसने उस पर भी बहुत रोशनी डाली है कि अंग्रेज़ों के दौर में तकरीबन 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। जैसे जैसे अंग्रेज़ों का निज़ाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नाफिज होता रहा, वहाँ गुर्बत फैलती गई और लोग जो है मरते गए। सिर्फ एक फैमिन में जो बंगाल में आया था, जो दुनिया का सबसे बदतरीन फैमिन में शुमार होता है, 1 करोड़ लोग मर गए थे। उसके बाद बॉम्बे का फैमिन, फिर मद्रास का फैमिन, तकरीबन 3 करोड़ लोग इंडो पाकिस्तान में मरे हैं। और उस दौरान अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ही बेहिसी का एहसास दिखाया, लेकिन जाते जाते अराउंड 1881 उन्होंने एक कानून बनाया बिकॉज ऑफ हेवी पब्लिक प्रेशर, जिसको कहते हैं फेमिन एक्ट ऑफ 1881। उस पर इस बात को माना गया कि इंडो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कभी कभी परचेजिंग पावर इंसानों की कम हो जाती है कि मजबूरन स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है जस्ट टू सेव पीपल। और उस एक्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफ द एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई कि कब फेमिन की सिचुएशन पैदा हो गई है और अब उसके लिए क्या उसका इंतज़ाम किया जाए। तो उसमें 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं। एक तो ये है कि ये बात रियलाइज़ की जाती है कि जब फेमिन आता है बेसिकली परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाता है,
تو اس کو کریٹ کرنے کے لیے وہ پبلک ورکس پروگرام فوراً جاری کرے تاکہ لوگوں کو جاب ملے اور وہ ان کو پرچیزنگ پاور ان کے پاس آئے، وہ خرید سکیں چیزیں۔ دوسری چیز جو مینڈیٹری ہے اس ایکٹ کے مطابق وہ ہے فری کچن، یعنی فوراً اسٹیٹ جو ہے کھانا پکا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دے۔ اب اس دور میں اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف، جو مہنگائی پچھلے 2-3-4 سال میں ہوئی ہے اور جس طرح کے ٹیکسز گورنمنٹ غریبوں سے لے رہی ہے، اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ غربت کی سطح میں رہنے والے لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھی ہے۔ مشرف دور میں وہ کلیم کیا جاتا تھا کہ غریبوں کی تعداد جو ہے 33% سے گھٹا کے 25% کر دی گئی ہے، مگر یہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد جو جس طرح کی مہنگائی ہے، کہتے ہیں کہ وہ مہنگائی 25 سے بڑھ کے تقریباً 40% پہ چلی گئی ہے، یعنی 40% لوگ جو ہے یہاں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے اور اس کا کوئی ہمیں حل بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمیں اس کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف شہروں میں بلکہ گاؤں کو تو چھوڑ دیں، شہروں میں بھی لوگ بھوک سے شاید مر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں بات شروع کرتا ہوں احمد صاحب سے۔ احمد صاحب، آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کی اتنی گہری نظر ہے، آپ کے غزلوں سے اور نظروں سے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ پچھلے 3-4 سال میں جو 30-40% مہنگائی ہوئی ہے، یعنی کہ کسی کی اگر تنخواہ 10,000 تھی تو وہ گھٹ کے اب 6,000 ہو گئی ہے، تو وہ کیا اب لوگ سروائیو کر پا رہے ہیں؟ آپ بھی اس میں مبتلا ہیں، میں بھی ہوں۔ جی شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جو فینومینا آپ نے ابھی جس کا تذکرہ کیا، جو اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز صرف ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بھوک کا مسئلہ ہے اور یہ شعر بھی بھوک سے متعلق ہے۔ گر یہی حال رہا بھوک کی ارزانی کا، بھوک کی ارزانی سستا ہو گیا، گر یہی حال رہا بھوک کی ارزانی کا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے تلوار کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے ہماری، اور جس کو میں نے محسوس کیا، یہ میرا شعر ہے، اور یہ صرف یہ جو ہے، اچھا یہ آپ شہر کی سی بات کر رہے ہیں یا گاؤں کی بھی بات؟ یہ پورے سب کانٹیننٹ کا یہ پورا فینومینا ہے۔ بھوک جو ہے بنگال میں بھی ہے، بنگال میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہاں پاکستان میں بھی ہے، اور آپ افریقہ میں دیکھ کے آئے، شاید افریقہ میں بھی ہے، اور جو بھی کلونیل پاور کے اندر لوگ رہے وہاں سب جگہ ہی بہت برا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے بہت ڈسٹرب رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کبھی شیعہ سنی پر لڑا دیا گیا، کبھی ہندو مسلمان پر لڑا دیا گیا، اور انگریز لوٹتا رہا۔ جی ہاں، سرحد پار سے بھی ہمارے کیشز ہوتے رہتے ہیں، تصادم ہوتا رہتا ہے۔ تو جہاں یہ صورتحال ہوگی تو کوئی بھی آپ پلاننگ اچھے طور پر سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سائنٹیفک بنیادوں پر کوئی پلاننگ اگر آپ اکانومی کے لیے کیجیے گا تو اس کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ ہم تو ہمیشہ متصادم رہتے ہیں، اور اگر ہم متصادم نہیں بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن ایسی قوتیں ہیں نادیدہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں لڑا دیتی ہیں۔ یہ تمام سب کانٹیننٹ کا یہ کامن فینومینا اور کامن ریئلٹیز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اقتصادی جو صورتحال ہے اس پر ہم کم توجہ دیتے ہیں، اور دوسرے جو آسپیکٹس جو زندگی کم حالانکہ اہمیت رکھتے ہیں، ہاں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہم اس تک جو ہے نا ہمیں رسائی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں یا جو دوسرے اور آرگنائزیشنس ہیں، وہ کبھی جو ہے بھرپور توجہ جو ہے اس پر نہیں دیتے ہیں کہ اس پر بھرپور توجہ دی جائے، کیونکہ یہ مرض ایسا ہے اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو وہی ہوگا جو ابھی تو کچھ مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ فیمین کی طرف ہیں، یا یہاں پر ایک دوسرے کے گریبان ہاتھ میں لے کر کے آپ کی روٹی ہم چھینیں گے اور ہماری روٹی آپ چھینیں گے، وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ اگر اس پر ہمارے بہت بڑی تعداد کے لوگ ہیں۔ جی ہاں، بھوک جو ہے اس وقت ارزاں ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بالکل ارزاں نہیں ہے بھوک کی۔ یہ ہمارے جو یہ چکا چوند کر دینے والی جو شہر ہیں، آپ جا کر کے دیہاتوں میں دیکھیں، آپ جا کر کے دیہاتوں کے
ये शहर में भी नहीं। आपको क्या मालूम कि कितने लोग, अगर शहर में भूख अगर नहीं होती तो ये जो है ना हमारे जो लंगर खाने खुले हुए हैं, ये जो है ना इसका सबूत है कि हमारे यहाँ जो है भूख परवरिश पा रही है। और भूख को परवरिश, अच्छा लंगर खाने, लेकिन किसी डिप्टी कमिश्नर ये नाज़िम वाजिम ने तो नहीं खोला? नहीं, किसी ने एक्ट ऑफ 81 के तहत, तो 1881 के तहत तो उनको खोलना चाहिए था, ऐसे हालात थे। बिल्कुल। इसका मतलब एक्ट ऑफ 81 को अप्लाई नहीं किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो सारे कानून अप्लाई हो गए, सारे कानून अप्लाई हो रहे। लोग जो है ना सिर्फ देखे ना, लोग अपने घर के हालत को नहीं देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बाहर की हालत, अगर बाहर से हम सीख करके आएंगे तो अपने घर को ठीक करेंगे। पहले अपने घर को स्टडी कीजिए अच्छी तरह से कि आपके घर के अंदर क्या चीज़ कमी है, आपके अंदर आप जो है ना प्लानिंग क्यों नहीं कर सक रहे हैं। तो इसके बहुत से वजूहात हैं। एक तो ये है कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए, तो हमें जो है कोई इक़्तिसादी जो है जिसको फ्रीडम कहना चाहिए, इकोनॉमी फ्रीडम हमें नहीं हासिल हुआ, कभी भी नहीं हासिल हुई। वेस्ट के कहने पे चलते रहे। जहाँ दूसरे हमारी जो इक़्तिसादियात जो हैं वो बाहर मॉनिटर होती हैं और आज भी हो रही हैं। तो हमें जो है इस सिलसिले में बाकायदा जो है बड़े बड़े अदारे कायम करनी चाहिए, रिसर्च अदारे, और रिसर्च में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो है इसका ये इसका हद जो है, अगर हम कह दें भाई ये अल्लाह ताला की तरफ से गुर्बत है तो ये गलत है। अल्लाह ताला ने तमाम वसाइल जो है ना इंसानों के लिए दे दिए हैं, यकसा दिए हैं, यकसा यूटिलाइजेशन के लिए दिए हैं। अगर अल्लाह की बात होती तो 3 करोड़ लोग मरते क्यों भाई? क्यों मरते? अल्लाह क्या नाराज था क्या इंडियन से? नहीं, ये 3 करोड़ एक बहुत बड़ी, हाँ, अल्लाह ताला आप यूरोप की तो आबादी भी एक और चीज़ है कि इसमें एक पहलू ये भी है कि अल्लाह ताला आपको तंबीह भी करता है। जहाँ 3 करोड़ अगर भूख से मर सकते हैं तो 10 करोड़ भी मर सकते हैं। ये आपके लिए ये तंबीह है, ये इशारा है। अल्लाह ताला जो भूख से ये भूख से जो मरे हैं वो जो है उसका जिम्मेदार कौन है? यही एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यही पॉलिटिशियंस हैं, यही स्टेट्समैन हैं, यही जर्नलिस्ट हैं, यही राइटर्स हैं। जो माशरे का जो ज़हीन तबका है, माशरे का ज़हीन तबका जो है वो सिर्फ जो है वो जहाँ चुप दीदम और दम तो है, लेकिन उसके अंदर कंपैशन नहीं है, कंपैशन वो लिख नहीं रहा, वो लोगों का दर्द उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर दर्द है। सिर्फ जो है देखिए ना, एक दो हमारे जो है जिस तरह से दर्द है, जिस तरह से हमारे अल्लामा इकबाल के पास भी दर्द था, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। क्यों कहा था? इसलिए कि दर्द था, क्योंकि हमारे जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है। हमारे जो ज़राए हैं आमदनी के, जो ज़राए हैं जनाब कौमी जो ज़राए हैं, उन पर कब्जा चंद लोगों का है। तो इस वक्त जो है जब तक कि आप अपने सिस्टम को हमने जो है ना इनहेरिट किया फ्यूडल सिस्टम को जब तक कि आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कि आप साइंटिफिकली अगर आप इस मसले का हल तलाश नहीं करेंगे तो आप हम साइंटिफिकली में थोड़ा सा मुझे याद आया, मैं अरविंदर सिंह की वो किताब पढ़ रहा था और मैंने इस पर खुद भी आर्टिकल्स लिखे हैं, फेमिनिस्ट इन इंडो पाकिस्तान। मैंने उस पर यह अर्ज किया है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि इतना अहम टॉपिक है, बहुत रिसर्च होनी चाहिए, तो मैंने इसमें ये कहा है कि इत्तेफाक है कि ये गुर्बत ही हमारे लिए एक मौजू बना है इंडो पाकिस्तान का, किसी और मौजू पे भी मिल सकता था। तो मगर इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। कोई भी यंग लोग जो हैं, स्कॉलर्स हैं, अगर ये अरविंदा सिंह की किताब को से लीड लेके, उसने खुद भी कहा है कि बहुत ज़्यादा मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, तो उसका जितना डाटा वो इंडिया वगैरह पे रिसेंट डाटा है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश का, श्रीलंका का भी है, पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान के भूख के ऊपर रिसर्च की बड़ी ज़रूरत है और बड़ी गुंजाइश है। हो सकता है कि वो इंडिया को मैच करने के लिए हमको भी एक नोबेल पीस प्राइज़ दे दें कि भाई इंडियंस को दिया था, चलो एक पाकिस्तानी हैदर साहब को दिया जाए, किसी तारिक खान को दे दिया जाए, अहमद साहब को ये एक बड़ा अच्छा मौजू है और इस पर बहुत स्टडी की ज़रूरत है, बहुत डाटा कलेक्शन की ज़रूरत है। देखिए ना, ये कतर के ये हमारे जो है ना जो बरसर इक़्तिदार तबका है, हमेशा ये कहता है कि हमारे पास वसाइल बहुत हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास काश्तकारी के लिए ज़मीन, लेकिन उसको आपने जो है उसका निज़ाम तो आप दुरुस्त नहीं किया है। आपको जो है उसके निज़ाम को दुरुस्त करना होगा पहले, सबसे पहले इसके लिए। अच्छा, ये अरविंदर सिंह ने इंडिया वाला के बारे में भी ये लिखा है कि जब भी कहत आया, चाहे वो अंग्रेज़ों के दौर का हो, चाहे अभी रिसेंटली बांग्लादेश में 1974 में भी आया, मरता सिर्फ 2 तबका है गांव का, शहर के लोग इतने नहीं मरते,
गांव के 2 तबके जो बढ़ते हैं वो डेली वेज अर्नर्स हैं। अभी भी आप चले जाए इंटीरियर में 50, 60, 80 रुपए पर डे पे लोग काम करते हैं, वो भी सीजनल काम। तो जाहिर है जब किसी वजह से ड्राउट हो जाता है तो उनकी जॉब खत्म हो जाती है। बेसिकली इज लैक ऑफ जॉब। और दूसरा तबका जो मरता है ना, जो आर्टिशियन टाइप के लोग होते हैं, आर्टिस्ट टाइप के जो जितने लोग होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो मरते हैं। ज़मींदार नहीं मरता, इसलिए कि ज़मींदार तो 4, 5, 6 साल का अपना अनाज जमा करके रखता है। इसके साथ मुझे लेना पड़ रहा है थोड़ा छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।